I will be discussing today what are the tax considerations in respect of specific decisions in India. इंडिया में जितने भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, अपने सैलरी से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, जो कुछ भी आप स्पेसिफिक डिसीजंस ले रहे हैं, उसके उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स पे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा and how you can take the advantage of this. So in Indian taxation system, हमारे यहाँ जो टैक्सेस लेवी किए जाते हैं वो दोनों गवर्नमेंट कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी. द इंडियन टैक्स सिस्टम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डिजाइन टू लेवी टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज टू फंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड पब्लिक सर्विसेज. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स और पब्लिक वेलफेयर करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज देने के लिए टैक्स लेवी कर रही है, विच इज लेवीड ऑन ऑल द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज. द सिस्टम इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. दो टाइप के टैक्स हमारे यहाँ लेवी किए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. और आपको अब मैं कुछ ओवरव्यू दूंगी. जैसे सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट किसी की विच इज बॉर्न डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, जैसे हमारा हो गया इनकम टैक्स. इट इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन द इंडिविजुअल्स या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड अदर एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर इनकम. इसमें जो टैक्स रेट्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, मीनिंग दे इंक्रीज विद हायर लेवल्स. जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाएगा. इनकम टैक्स स्लैब्स है हमारे दो टाइप के, लाइक वेरियस इनकम टैक्स स्लैब्स आर देयर. हमारे इनकम टैक्स स्लैब बने हैं तीन कैटेगरी के लोगों के लिए. इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए बना है, फिर बना है हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए. तो इंडिविजुअल्स जो कि 60 ईयर्स ऑफ एज है, उनको क्या देना है, अगर उनकी इनकम एनुअली 2,50,000 है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है, निल है, एग्जेम्प्टेड इनकम है. और 2,50,000 एक रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो आपको को 5% का टैक्स देना है. अगर 5 लाख एक रुपए से लेकर 10 लाख रुपीज तक है तो उनको 20% ऑफ द टैक्स मिलना है. 20% के टैक्स पैकेट में वो फॉल करते हैं. अगर above रुपीज 10 लाख उनकी इनकम है तो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रुपीज ऑफ 30% टैक्स ब्रैकेट. उसके बाद है हमारे सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन हमारे हैं 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज. सीनियर सिटीजन्स में अगर उनकी इनकम 3 लाख तक है एनुअली तो उनको कोई टैक्स नहीं देना. 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक है तो 5% का टैक्स देना है. 5 लाख 1 से 10 लाख तक है तो 20% का टैक्स देना है. अगर 10 लाख रुपीज तक है तो 30% का टैक्स देना है. और हमारे आते हैं अब सुपर सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन वो हैं जो है अबव 80 ईयर्स ऑफ एज. अबव 80 ईयर्स ऑफ एज अगर कोई पर्सन है और उसकी एनुअल इनकम 5 लाख तक है एनुअली तो उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है. अगर 5 लाख 1 रुपीज से लेकर 10 लाख रुपीज तक है तो 20% टैक्स देना है. और अबव 10 लाख है तो उन्हें 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा. उसके अलावा देयर इज कॉर्पोरेट टैक्स, वेयर इज टैक्स ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज. इट इज रेट वेरीज बेस्ड ऑन टाइप एंड साइज ऑफ द कंपनी. कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं कंपनीज. कंपनीज हमारी यहाँ दो टाइप की हैं, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी जो टैक्स पे कर रही है वो 25 to 30% है, प्लस if the surcharges or cess is applicable. और foreign companies के केस में 40% प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस एंड सेस. तो कॉर्पोरेट टैक्स की परसेंटेज दोनों कैटेगरीज के लिए अलग है. डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अलग है और फॉरेन कंपनीज के लिए अलग है. डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 25 to 30% है और फॉरेन कंपनीज के लिए वही चीज 40% है. वेल्थ टैक्स नाम का टैक्स पहले लगता था जो अब एबॉलिश कर दिया गया है. वेल्थ टैक्स वाज एबॉलिश इन 2015.
Previously, it was levied on the net wealth of the individuals. Net wealth of individuals पे पहले ये लगता था, HUF भी देते थे और कंपनीज भी इसे पे करते थे, but now it is abolished. उसके अलावा there is capital gain tax. Capital gain tax लगता है हमारा short term capital gains पे और long term capital gains पे both. Short term capital gains उसमें लगता है there are gains from the asset which are held for less than 36 months या फिर 12 months in the certain assets like equities are taxed at the applicable income tax slab rates. Long term capital gains हमारे हैं gains from assets held for more than 36 months that are held for more than 36 months. जिसमें 12 months for certain assets like equities are taxed at a lower rate, typically 20% with indexation benefits. अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है, इंडेक्सेशन का मतलब है कि जब आप अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करके टैक्स पे करना चाह रहे हो, अपना कैपिटल गेन आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपको 20% देना है, और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट वो इक्विटी के केस में आपका हो जाता है 10%. फिर आते हैं हमारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस विच आर नॉट डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स. ये होते हैं जो वो सबको दे रहे हैं, लाइक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST. यूनिफाइड टैक्स मतलब ये वो टैक्स है जो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा तो मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना. दिस इज borne by every person residing in the country. It is introduced in 2017. GST रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे नेशन में पहले थे, लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा. उस सब की जगह पे अब एक टैक्स सिस्टम लेवी किया गया है, दैट इज GST. इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. मैन्युफैक्चरर से जो गुड्स कंज्यूमर तक आ रहे हैं उसके ऊपर एक सिंगल टैक्स लेवी किया गया है, दैट इज GST. GST के स्ट्रक्चर में there are 3 types of GST: CGST, SGST and IGST. CGST means Central Goods and Service Tax, which is collected by the central government. SGST is state government tax की state government कह रहा है कि मैं भी इस transaction में involved हूँ तो कुछ उसके benefit के लिए है, that is state goods and services tax. और UDGST अगर आप state में नहीं हैं, you belongs to a union territory, then it will become यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ऑब्लिक इसलिए लगा हुआ है कि या तो स्टेट टैक्स लेवी होगा या फिर यूनियन टेरिटरी का टैक्स लेवी किया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे. IGST इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मीन्स कि पंजाब से यूपी में गुड्स आ रहे हैं या पंजाब से उत्तराखंड में गुड्स आ रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऊपर IGST लेवी किया जाएगा. टैक्स रेट्स इसमें मल्टीपल हैं, लाइक 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब जिस टाइप के गुड्स एंड सर्विस आपके पास है उसी टाइप से आपका उसी अकॉर्डिंगली आपके ऊपर GST लेवी किया जा रहा है. कस्टम ड्यूटी लेवी होती है, इंपोर्ट टैक्स है, लेवीड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. कुछ बेसिक टाइप है. कस्टम ड्यूटी क्या है? इंपोर्ट टैक्स है हमारा ये, और इसमें कुछ बेसिक टाइप की ड्यूटी लगती है, लाइक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स है, प्रीवियसली लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, मोस्टली सब्स्यूम्ड अंडर GST. मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पहले लेवी होता था, बट अब ज़्यादातर ये GST का पार्ट बन चुका है, बट स्टिल एप्लीकेबल ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम एंड टोबैको. पेट्रोलियम और टोबैको पे अभी भी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लग रहा है. देयर आर अदर काइंड ऑफ टैक्सेस ऑल्सो, लाइक हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स जो कि लोकल गवर्नमेंट टैक्स है. It is levied by municipal authorities on property owners based on the valuation of the property. जितनी आपकी वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा लोकल गवर्नमेंट को, which is basically known as municipality. स्टैम्प ड्यूटी हमारे ट्रांजैक्शन टैक्स है, which is levied on legal documents related to the transfer of assets like real estate transaction. जरा भी कभी आप रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ में जो होते भी ट्रांजेक्शन या जो भी डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होता है, दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द स्टैम्प पेपर्स, और आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है. रोड टैक्स एंड व्हीकल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है.
levied on purchase of vehicles. It is levied on the purchase of vehicles and annually based on the type and use of the vehicle. किस टाइप के, अब क्या कितना पे करोगे ये डिपेंड करता है कि ये आपका यूसेज कितना है और कितने किस टाइप का व्हीकल आपने लिया है। जो हमारे यहाँ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस हो रहा है वो कर रही हैं वेरियस टैक्स अथॉरिटीज, और टैक्स अथॉरिटीज पे आती है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज सीबीडीटी। वो एडमिनिस्टर करती है सारे डायरेक्ट टैक्सेस को। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, सिविक नाम का डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्टर करता है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, लाइक जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। अब कैसे करता है उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, दैट इज दे हैव गिवन अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन, अ परमानेंट अकाउंट नंबर पेन टू ऑल ऑफ देयर टैक्स पेयर्स। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू ऑल दी टैक्स पेयर्स। हर टैक्स पेयर को, पॉसिबल या पोटेंशियल टैक्स पेयर को एक पैन नंबर इशू किया गया है और उसी के ऊपर बेस कर वो अपनी, उसी को भरकर वो अपनी टैक्सेस पे करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN, GSTN, GSTN इसको हम कहते हैं, ये यूनिक नंबर है जो हर रजिस्टर्ड बिजनेस को मिला है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और वो इसी को बेसिस पे अपने रिटर्न जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग करते हैं। टैक्स फाइलिंग में हमारे यहाँ दो टाइप के हैं। अगर आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स में हम ITR फाइल कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस है मतलब जीएसटी है तो हम जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स ITR के केस में इट इज फाइल्ड एनुअली बाय इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। इंडिविजुअल और एंटिटीज इसे अपने आप भर रहे हैं, ITR अपने आप फाइलिंग हो रही है, और जीएसटी भी आप फाइल कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। बिजनेस इसे फाइल करता है, इट इज नॉट फाइल्ड बाय एनी इंडिविजुअल। बिजनेस इसे फाइल करता है डिपेंडिंग ऑन देयर टर्नओवर एंड टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किस टाइप कितना उनका टर्नओवर है और किस टाइप का उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसके बेसिस पे ये जीएसटी रिटर्न्स फाइल्ड होते हैं। So basically I had given you a brief overview कि इंडियन टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, टैक्स सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इंडियन टैक्स सिस्टम बेसिकली comprises a blend of direct and indirect taxes. It is administered by central and state governments. Direct taxes include income tax and corporate tax, while indirect taxes are primarily centered around GST. Understanding the structure, rates, and compliance requirements is essential for effective tax planning and adherence to legal obligations. The system aims to create a balanced approach to revenue generation, supporting common functions and public services. बेसिक्स जो सबके पीछे, इन सब टैक्स कलेक्शन के पीछे मोटिव है, दैट इज द बैलेंस्ड अप्रोच फॉर रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन होता रहे विच वो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को टू फुलफिल देयर फंक्शंस और पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए ये पूरा टैक्स सिस्टम डिजाइन किया गया है। यहाँ जो मोटिव है वो टैक्स सिस्टम जो है हमारे यहाँ उसके थ्रू, मतलब ठीक है एज अ टैक्स पेयर आई नो आई हैड टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, लेकिन किस हद तक हम उस टैक्सेस को मिनिमाइज करें सो दैट कि जो पैसे हमने अर्न किए हैं वो उसका कुछ बेनिफिट हम भी ले सकें। सो उसके लिए वी हैव टू लुक आफ्टर कि आपके पास इनकम कौन कौन से सोर्सेस से जनरेट हो रही है। आपको अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है, उसके बाद ये भी साथ साथ डिज़ाइन करना है कि कैसे आप उस सारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम वेरियस अंडर वेरियस हेड्स आप उसमें से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर पाएँ, विच इज थॉरली परमिसिबल बाय द गवर्नमेंट टू। गवर्नमेंट भी इसे कहती है कि आप अपने लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इट इज अ लेजिटिमेट वे टू मिनिमाइज योर टैक्स लायबिलिटी. So what we now trying to do is we are trying to optimize the deductions which are utilizing under section 80C, ADD etc. so that कि मैं उसका benefit कैसे लूँ जिसकी वजह से मेरी tax liability क्या हो, minimize हो जाए. So we will be optimizing these deductions under various sections of Indian Income Tax Act which can significantly reduce taxable income leading to substantial tax savings. हमारे को कुछ प्रॉपर ऑप्शंस कुछ चीज़ें पता हैं जिसका बेनिफिट आप अपनी टैक्स सेविंग के लिए ले सकते हैं.
वो कैसे है, हाउ यू कैन यूटिलाइज पॉपुलर सेक्शंस लाइक एटीसी, एटीडी एंड अदर्स इफेक्टिवली। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन एटीसी। एटीसी के अंदर जो आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं दैट इज ₹1,50,000, 1,50,000 रुपए एनुअली की आप डिडक्शन इसमें ले सकते हैं। नंबर वन, ये कब मिलती है? ये मिलती है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पर, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इसमें जो आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दैट इज टैक्स फ्री और इसमें लॉक इन पीरियड रहता है 15 ईयर्स का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, इसमें जो कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं बाय एम्प्लॉयज, जितना पोर्शन आप कर रहे हो, आप अपना पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये फिक्स इनकम में आता है और इसका 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड है। इसमें भी जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। 5 ईयर बैंक फिक्स डिपॉजिट, लेकिन यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि जितना अमाउंट जो एफडी आप करवा रहे हो दैट मस्ट बी विद द शेड्यूल्ड बैंक के साथ ही होनी चाहिए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस है हमारी, जो कि म्यूचुअल फंड है, हैविंग अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं एलआईसी की, एलआईसी में प्रीमियम पे कर रहे हैं या तो खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रंस के लिए, तो भी आपको ये जितना प्रीमियम पे किया है उसकी रिबेट आपको मिल जाएगी, उसकी छूट आपको मिल जाएगी, डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन होम लोन ऑल्सो इंक्लूड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अगर आप होम लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी पे लेके कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, तो ये सबको मिलाकर जो भी आप प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं, जितना भी रिपेमेंट कर रहे हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ट्यूशन फीस में आपको डिडक्शन मिल जाती है फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अप टू 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम कोर्सेज, अगर वो फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं तो। सेक्शन एटीडी है हमारा, जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन है कितने की, ₹25,000 और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारे, जिसमें अगर आप खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो या अपने स्पाउस को ले रहे हो या चिल्ड्रन को ले रहे हैं तो 25,000 तक की छूट आपको मिल जाएगी। पेरेंट्स के केस में एडिशनल 25,000 है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो यही लिमिट बढ़ के हमारी 50,000 तक हो गई है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपीज की छूट मिल जाती है, लाइक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, दैट इज पार्ट ऑफ दी ओवरऑल लिमिट। ओवरऑल लिमिट का एक ये पार्ट है। तो 25,000 जैसे आप पे खर्च किए थे, 25,000 में से 5,000 हमारे प्रिवेंटिव चेकअप के हो गए, बाकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो उसके हो गए। इट कवर्स एक्सपेंसेस फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, वो इसमें कवर हो रहे हैं। एटीई की जो रिडक्शन है ये मिलती है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन मतलब एलिजिबल होते हैं आप इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के लिए तब जब वो लोन लिया गया हो हायर एजुकेशन पर्पस के लिए। रिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेड फॉर लोन्स टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इसमें पीरियड है आपका कि आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो उसकी पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। और कब तक मिल जाएगी? इट इज अवेलेबल फॉर 18 years और अनटिल इंटरेस्ट इज पेड इन फुल। आप 8 साल तक इसे क्लेम कर सकते हो या फिर 8 साल से ज़्यादा भी अगर आपको इंटरेस्ट रिपेमेंट में लग रहे हो तो भी आपको इसकी डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 80G की जो डिडक्शन है ये है हमारी डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इट इज़ एलिजिबल डोनेशन है ये हमारी। एलिजिबल डोनेशन मतलब है कि आप अगर आप एक ऑथराइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर रहे हैं, एक ऑथराइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको 50% से 100% तक की डिडक्शन मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन यू आर डोनेटिंग विद। और डोनेशन आप अगर कैश में दे रहे हैं तो मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ तक की रिडक्शन आप दे सकते हो, उसके अलावा आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। चाहे आप लाखों रुपया डोनेट कर दीजिए इन कैश, लेकिन आपका माना केवल 2,000 रुपीज़ जाएगा अगर आप कैश में डोनेट कर रहे हो तो। पॉपुलर चैरिटीज जैसे हम देते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो इसमें जितना भी आप डोनेट कर रहे हैं वो 100% आपका डिडक्ट हो जाता है। सर्टेन एनजीओज और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिसके साथ वैलिड परसेंटेज ऑफ डिडक्शन है, मतलब सबके लिए अलग अलग रेट स्पेसिफाई करा गया है। अगर आप इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो इतना, इसको देते हैं तो इतना, इसको देते हैं तो इतना, डिपेंडिंग
the type of organization you are donating. सेक्शन 80TTA, 80TTA की जो रिडक्शन है वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, पोस्ट ऑफिस हो, सबसे जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इंटरेस्ट टैक्सेबल तो है बट यू कैन क्लेम द डिडक्शन. Deduction limit is rupees 10,000 on interest earned from saving accounts with banks, post office or cooperative societies. आपका अगर सेविंग अकाउंट बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और आपको 10,000 रुपीज तक की केवल इंटरेस्ट इनकम हुई है तो अप टू 10,000 रुपीज आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 80TTA. 80TTB के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन आते हैं। इसमें हमारी डिडक्शन लिमिट बढ़ के हो जाती है 50,000। किसके लिए हो जाती है? सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स एक्सेट्रा फॉर सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है केवल उनके लिए। सीनियर सिटीजन आर दोज हु आर बिलोंगिंग टू 60 years to 80 years एज ब्रैकेट। सेक्शन 80U है हमारा, ये है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। इनके वो रिक्वायर्ड है एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% ऑफ द स्पेशल एफिशिएंसी का है तो 75,000 रुपीज तक की रिडक्शन मिल जाएगी। और अगर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट थोड़ा सिवियर है दैट इज 80% और मोर तो वो मिल जाती है रुपीज 1,25,000 रुपीज तक। ये तो थी कि कुछ डिडक्शंस मैंने आपको बताई जिसका एडवांटेज हम अपने टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज हम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कर सकते हैं। अब कैसे करना है? वी हैव टू ऑप्टिमाइज दोज डिडक्शंस। इसके लिए ये नहीं है कि जिस समय हमारा लास्ट में हमने इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन किया एंड वी केम टू नो कि आपको इतना अमाउंट टैक्स के रूप में देना है और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। उस समय पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही मिलते हैं। आप ज़्यादा एवेन्यूज को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, देर क्लोज होते हैं और एंड मोमेंट पे आपको एट अ हरी रश में इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर आप यही इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉपरली प्लान करके स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही करेंगे तो यू कुड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको वेरियस ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप बहुत सिस्टमेटिकली और प्लान वे में अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आफ्टर नोइंग कि आपको वेरियस टैक्स कंसिडरेशंस क्या हैं, डिडक्शंस क्या हैं या बेनिफिट डिफरेंट टैक्स रिलेटेड कैसे मिल रहे हैं। So we have to plan our investments very early, right? Very early. We have to distribute investment across the financial years rather than at the last moment. लास्ट मोमेंट पे हम उस सबको ना कर वी आपको उसे बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से करना चाहिए। वी हैव टू कंबाइन सेक्शंस। आपको कंबाइन सेक्शन करने सारे सेक्शंस का आपको एडवांटेज लेना है। दैट इज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 80C, 80D, 80E एक्सेट्रा टू मैक्सिमाइज योर डिडक्शंस। उसके बाद हमें ध्यान रखना है दैट वी हैव टू कीप द डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है दैट यू कैन मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। आपने कब कब कौन कौन से प्रीमियम पे करी है, कितनी कितनी करी है, आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं अंडर वेरियस सेक्शंस। जैसे आपको ये हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह की छूट ले रहे हो तो आपने कब कब कौन कौन से एक्सपेंसेस किए। यू शुड हैव अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑल दोस व्हिच कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। जिस समय आपको अपने प्रूफ की जरूरत हो, एविडेंस की जरूरत हो, आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पाए। We have to take the regular reviews, that is periodically review your investment and insurance to ensure they align with the tax saving goals. अब वो आपके टैक्स सेविंग, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली रिव्यू करते रहना है, periodically रिव्यू करते रहना है so that you are familiar कि अगर टैक्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब इसमें ही इसी में रखने का, इन्वेस्टमेंट करने का कि एडवांटेज है, ज़रूरत है या फिर हम किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दें सो दैट वी कुड टेक द एडवांटेज, मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज। तो आपको ये सर हमेशा अलाइनमेंट में ध्यान रखना है। आपको हर समय रिव्यू करते रहना है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हो वो इन लाइन हो विद योर टैक्स सेविंग गोल्स और आपके फाइनेंशियल प्लान्स के लिए।
You have to utilize employer benefits. Ensure your salary structure optimizes tax benefits, HRA, LTA, etc. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर हो वो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करवाए, लाइक HRA, DA, TA, etc. So the summary is by strategically planning and utilizing deductions available under various sections of Income Tax Act, individuals can significantly reduce their taxable income, leading to considerable tax savings. It is essential to understand each section's provision and stay updated within any changes in the tax laws to optimize tax benefits effectively. तो टैक्स बेनिफिट्स अगर आपको इफेक्टिवली लेने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एवेन्यूज हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन एग्जेम्पशंस रिबेट्स अवेलेबल हैं जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो. These are the references from which I had made this material. हमने इनकम टैक्स इंडिया को विजिट किया है, क्लियर टैक्स गाइड ऑन डिडक्शंस को विजिट किया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स टैक्स प्लानिंग्स के हेल्प ली है. So similarly you can take the help from these. And thank you for your precious time and patient listening. This is my contact information. For any further queries, you can contact me. Please feel free to contact me on this. Thank you.